हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था टैक्सेशन, उसका फर्स्ट टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ इनकम टैक्स सिस्टम इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। इनकम टैक्स सिस्टम इन इंडिया इज़ अ की component of the country's fiscal policy administered by सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो बेसिकली अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, ये किसका कंपोनेंट है? फिजिकल पॉलिसी का कंपोनेंट है। इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? सीबीडीटी करता है। तो सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। तो अब हम ओवरव्यू देखते हैं हमारा टैक्सेशन का, इंडिया में क्या टैक्स सिस्टम चल रहा है। टाइप्स ऑफ इनकम। इनकम टैक्स इन इंडिया इज लेविड ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम अर्नड बाय इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड अदर एंटिटीज। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इनकम, कौन कौन सी टाइप ऑफ इनकम पे टैक्स लगते हैं। तो इंडिविजुअल्स जो अर्न करता है उस पे लगते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया। फिर बिजनेसेस में अलग तरह से टैक्स लगते हैं। कॉरपोरेट होगा तो उसमें अलग टैक्स लगेगा। ठीक है, तो देयर आर टोटल 5 हेड्स जो कि हम इनकम टैक्स में कवर करते हैं। द इनकम टैक्स इज कैटेगराइज्ड इनटू 5 हेड्स फॉर टैक्स पर्पसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सी हैं। सबसे पहला जो है दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। जो भी आप सैलरी से इनकम कमाते हो, जहाँ पर आप काम करते हो किसी कंपनी में, आपको जो सैलरी मिलती है उस पर टैक्सेस जो लगते हैं उसको बोलते हैं हम बेसिकली जो आप सैलरी कमाते हो उसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, एंड इसके ऊपर टैक्स लगता है। इनकम अर्न थ्रू एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग, जैसे कि आप कहीं पर काम कर रहे हैं, आपको वेजेस मिलते हैं, वहाँ पर बोनसेस मिल रहे हैं, कमीशन मिल रहे हैं, अलाउंसेस मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस आपको प्रोवाइड की जाती है, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, यूनिफॉर्म अलाउंसेस हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे टैक्स लगता है, एंड वो किस हेड पे लगता है? दैट इज़ अंडर सैलरी हेड। फिर क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो भी आप इनकम हाउस प्रॉपर्टी के रेंट से कमा रहे हो तो उस पर भी एक अलग टैक्स लगता है। रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द टैक्स पेयर। तो जो टैक्स पेयर है उसकी जो रेंटल प्रॉपर्टी है उससे कुछ अर्न कर रहा है तो उसकी इनकम पे भी टैक्स लगता है। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीपीपी आप लोग बोलते हो इसे। तो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। अगर मान लो आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो या फिर आप कोई प्रोफेशन के अंदर हो, जैसे आप सीए हो, लॉयर हो, तो बेसिकली डिफरेंट प्रोफेशंस में हो या कोई बिजनेस रन कर रहे हो, तो उससे जो इनकम आप अर्न करते हो तो वो किस हेड में आपकी टैक्सेबल होती है? वो इस हेड पे टैक्सेबल होती है। देन वी हैव इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। आपके पास कुछ कैपिटल एसेट है, आपने उसको सेल आउट कर दिया, उससे जो आपकी इनकम हो रही है वो किस हेड में जाती है? वो कैपिटल गेन्स के हेड में जाती है। तो प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट सच एज प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिल्डिंग्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं? जो भी आपके कैपिटल एसेट से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, आपके पास कोई एसेट है, कोई बिल्डिंग है, आपने वो बेच दी, तो ये सारी चीज़ें कहाँ कवर हो रही है? वो कैपिटल गेन्स में कवर होगी। नेक्स्ट क्या है? जो ये चारों की चारों चीज़ों में नहीं आ रही, वो कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के ग्रुप में जाएगी। Income not classified under the above heads such as interest income, lottery winnings, gift above the specified limit etc. तो बेसिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या होता है? जैसे डायरेक्टर फीस हो गई, ये सारी चीज़ें कहाँ जाएगी? लॉटरी से आपने कुछ पैसा कमा लिया, या फिर आपको कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट वाली इनकम आ रही है। ठीक है, एक आपको गिफ्ट मिला है, एक स्पेसिफाइड लिमिट होती है जैसे 50,000, उससे ज़्यादा की अगर आपको गिफ्ट मिल रही है तो ये सारी चीज़ें कहाँ कवर हो रही है? ये आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर होगी। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ इनकम में कितने हैं? 5 हेड्स हैं। पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, एंड द फिफ्थ वन इज इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। तो हमने तो देख लिया कि कहाँ किस टाइप की इनकम में टैक्स लगता है। अब हम देखते हैं टैक्स रेट्स। तो स्टूडेंट्स, जब आप टैक्स रेट्स पढ़ोगे तो बेसिकली ध्यान रखना कि जो भी लेटेस्ट रेट्स होंगे आप वो फॉलो करोगे। हमारी बुक में जो लिखे हैं अभी तो हम वो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जब ये टेक्स्ट पढ़ोगे तो जो लेटेस्ट उस समय चल रहे होंगे तो आप उसे फॉलो करना। इनकम टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUFs आर प्रोग्रेसिव हमने देखा था कि जैसे जैसे इंडिविजुअल या HUF की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हायर स्लैब रेट्स में वो लोग आ जाते हैं, हायर टैक्स पे करते हैं।
with different tax slabs based on the taxpayer's age and income level. The rates are revised periodically by the government. तो periodically हर साल क्या हो रहे हैं, rates को revise किया जाता है सरकार के थ्रू. इनकम टैक्स स्लैब्स फॉर इंडिविजुअल्स, तो हम टैक्स रेट तो हमने देख लिया कि टैक्स रेट क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेट पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है, इंडिविजुअल्स हो या HUF हो या कंपनीज हो या लोकल अथॉरिटीज़ हो, जो भी हो, ठीक है. तो ये सारे टैक्सेस कैसे हर साल मतलब रिवाइज किए जाते हैं. इनकम टैक्स का स्लैब हम देख लेते हैं. तो ये फाइनेंशियल हम किसकी बात कर रहे हैं, 2023 और 2024 की बात कर रहे हैं. तो फॉर इंडिविजुअल जो 60 ईयर्स के बिलो हैं उनका स्लैब रेट हम देखते हैं. उनकी इनकम, अगर कोई इंसान 60 ईयर्स से कम है और उसकी इनकम 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख तक है, तो उसका टैक्सेशन क्या होगा, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है. अगर उसकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है एंड 5 लाख तक है, मतलब 2.5 से लेकर 5 लाख तक है, तो टैक्स रेट कितना है, 5% है. उसे कितना देना पड़ेगा, 5% देना पड़ेगा. अब देखो ये 2.5 लाख जो है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपकी इनकम है 6 लाख, तो 6 लाख में 2.5 का तो निल हो गया, ठीक है. जो 2.5 का निल हो गया, उसके बाद जो बचे हुए पैसे होते हैं उस पर टैक्स लगता है 5%. देन इनकम फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख, अगर आपकी इनकम 5 लाख से लेकर 10 लाख तक है तो उसका स्लैब रेट क्या है, 20%. अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो आपके ऊपर टैक्स रेट अब कौन सा लग जाएगा, 30% का लग जाएगा. सो दीज आर द रेट्स फॉर द इंडिविजुअल्स हु आर बिलो द एज ऑफ 60. अब हम पढ़ेंगे फॉर सीनियर सिटीजन्स. सीनियर सिटीजन्स का मतलब क्या है, जो 7 साल से ज़्यादा है एंड 60 एंड 80 साल तक है, ठीक है. उनकी एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, 3 लाख. अगर उनकी इनकम 3 लाख है तो उनको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है. अगर 3 से 5 लाख के बीच में उनकी इनकम है तो उनको टैक्स कितना देना पड़ता है, 5% देना पड़ता है. अगर उनकी इनकम 5 से लेकर 10 लाख के बीच में है तो फिर क्या है, 20% का स्लैब रेट फॉलो होगा. और अगर इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर कौन से स्लैब रेट में आ जाएंगे, 30% में आ जाएंगे. तो आपने इंडिविजुअल वाला जो हमने बिलो 60 देखा था एंड 62 जो सीनियर सिटीजन 60 to 80 के बीच में हम देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं एग्जेम्पशन लिमिट में चेंजेस है. उसमें 2.5 में एग्जेम्प्ट हो रहा था, इसमें 3 लाख में एग्जेम्प्ट देखने को मिल रहा है. अब हम आते हैं जो वेरी सीनियर सिटीजन है. वेरी सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है, जो 80 ईयर्स से ज़्यादा है. तो इनकी एग्जेम्पशन लिमिट कहाँ आ जा रही है, 5 लाख तक. मतलब 5 लाख तक उनको कोई टैक्स पे नहीं करना है. अगर उनकी इनकम 5 लाख तक है तो उनको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है. अगर 5 से 10 लाख के बीच में है तो टैक्स रेट क्या हो जा रहा है, 20%. अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो टैक्स रेट क्या हो जा रहा है, 30%, मतलब 30%. सो दिस वॉज द स्लैब रेट विच इज़ बीइंग फॉलोड. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिडक्शन एंड एग्जेम्पशंस. तो डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस हम देखते हैं. तो पहला हम देखेंगे दैट इज डिडक्शंस. डिडक्शंस क्या होती है, मान लो आपकी जो इनकम है, आपने ग्रॉस टोटल इनकम निकाली, 5 हेड्स है उसमें आपने कैलकुलेट किया. अब क्या है, टैक्सेशन में कुछ आपको एग्जेम्पशंस मिलती है और कुछ डिडक्शंस होती है. डिडक्शंस में क्या होता है, आप सब चीज़ इंक्लूड कर देते हो एंड लास्ट में आप उस चीज़ को माइनस कर देते हो जिसके लिए आपको डिडक्शंस मिली है. और एग्जेम्पशंस में क्या होता है, आप उस चीज़ को इंक्लूड ही नहीं करते हो. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इनकम, तो एग्रीकल्चर इनकम टोटली एग्जेम्प्ट होती है. बाकी उसके भी कुछ पर्टिकुलर क्लॉजेज हैं, हम उतनी डिटेल में तो नहीं जा रहे. बट फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते, ठीक है. बट डिडक्शंस में क्या होता है, पहले हम इनकम को इंक्लूड करते हैं एंड बाद में हम उसे माइनस करते हैं. डिडक्शंस, टैक्सपेयर्स कैन क्लेम डिडक्शंस अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टू रिड्यूस देयर टैक्सेबल इनकम. तो जिस इनकम पे उनको टैक्स देना है उसको वो रिड्यूस कर सकते हैं. कैसे, सर्टेन डिडक्शंस यूज़ करके. जैसे कि ATC वगैरह में आपको डिडक्शंस है, अभी हम थोड़ा ऊपर से देख लेंगे. जैसे कि कुछ पॉपुलर डिडक्शंस है. वेरी कॉमन डिडक्शन दैट इज़ फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन जो होती है दैट इज़ ATC की डिडक्शन. इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स. तो ये बेसिकली आप जो देख रहे हो ये सारी की सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है.
मान लो आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको उसके लिए डिडक्शंस प्रोवाइड कर दी जाती है, एंड वो डिडक्शंस कहाँ मिलती है, वो 80C के अंदर आप क्लेम कर सकते हो। फिर आता है सेक्शन 80D। डी से याद रखो, डी फॉर दवा, दवा मतलब डॉक्टर के पास। तो ये प्रीमियम पे करना पड़ता है किसके लिए, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए। जब आप मेडिकल इंश्योरेंस में प्रीमियम पे करते हो तो उसकी डिडक्शंस आपको कहाँ मिलती है, 80C के अंदर, 80D के अंदर मिलती है, सॉरी। फिर है 80E। 80E सेक्शन में देखो, ई फॉर एजुकेशन। तो अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है एजुकेशन लोन से रिलेटेड, आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है, उसके ऊपर आप कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो कहाँ, सेक्शन 80E के अंदर। देन वी हैव सेक्शन 80G, जी फॉर गवर्नमेंट। आप इस तरह से एक्रोनिम से चीज़ें याद कर सकते हो। डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या फिर गवर्नमेंट, आपने कहीं डोनेशंस दिया है गवर्नमेंट को या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, तो आपका उसका जो डिडक्शन है आपको कहाँ मिलेगा, सेक्शन 80G में मिलेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिडक्शन। डिडक्शन की लिस्ट तो बहुत लंबी है, दीज आर द जस्ट एग्जाम्पल्स विच इज़ गिवन। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एग्जेम्पशंस। तो अभी हमने डिडक्शंस देखी कि आप टोटल इनकम को जो टैक्स पे करना है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं डिडक्शंस को यूज़ करके। कुछ हमारी इनकम टैक्स एक्ट में कुछ इनकम्स हमारी एग्जेम्प्ट होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम हो गई, कुछ डिविडेंड्स हमारे सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स में जो मिलते हैं वो भी एग्जेम्प्ट होते हैं। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड सेविंग्स स्कीम्स, कुछ आपने सेविंग स्कीम्स की हुई है, उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है कुछ सर्टेन जगहों पे वो भी एग्जेम्प्ट होती है। तो ये सारे एग्जेम्पशंस है। एग्जेम्पशंस का मतलब है ये हम जब इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम इंक्लूड ही नहीं करते वहाँ पे, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टैक्स कैलकुलेशन एंड फाइलिंग। टैक्स कैलकुलेशन देख लेते हैं। जो टैक्स लाइबिलिटी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एप्लीकेबल स्लैब रेट्स आफ्टर डिडक्टिंग अलाउएबल डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस फ्रॉम द टोटल इनकम। तो टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होती है जो भी आप जिस भी स्लैब रेट पे आ रहे हो वो स्लैब रेट हम यूज़ करते हैं, एंड उसमें जो डिडक्शंस है, एग्जेम्पशंस है, वो सारी चीज़ें करने के बाद जो हमारे पास बचता है उस पर टैक्स लगता है। देन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। टैक्सपेयर्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स एनुअली। तो हर साल इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करना ज़रूरी होता है, ठीक है। डिक्लेयरिंग क्या, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में होता क्या, बेसिकली आप डिक्लेयर करते हो आपकी इनकम कितनी है, आपने क्या क्या डिडक्शंस क्लेम किए हैं और कितना टैक्स पे किया है। एंड द डेडलाइन फॉर ITR इज़ यूजुअली जुलाई 31 ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो जो भी असेसमेंट ईयर है उसका बेसिकली 31 जुलाई को, और भी बेसिकली इसकी डेट्स होती हैं, तो हम एक नॉर्मल डेट जो इंडिविजुअल की है दैट इज़ 31 ऑफ जुलाई टैक्स पे करने की, ठीक है। कौन से ईयर, असेसमेंट ईयर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब है जिस साल आप टैक्स पे कर रहे हो। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एडवांस टैक्स एंड TDS। एडवांस टैक्स कब पे करना होता है, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस विद टैक्स लाइबिलिटीज एक्सीडिंग 10,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। किसी फाइनेंशियल ईयर में उनकी जो टैक्स की लाइबिलिटी है, अगर उनकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा हो जाती है, इंडिविजुअल बिजनेसेस किसी की भी, दे आर रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स इन इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द ईयर। तो कुछ इंस्टॉलमेंट्स हैं, उस इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पेमेंट की जाती है एडवांस टैक्सेस की, ठीक है। और एडवांस टैक्सेस पे कब करते हैं, जब आपकी इन टैक्स लाइबिलिटी जो आप टैक्स पे कर रहे हो वो 10,000 से ज़्यादा हो जाए तब। देन वी हैव टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS सॉरी TDS। एम्प्लॉयर्स, बैंक्स एंड अदर एंटिटीज deduct TDS from the payment made to the taxpayers such as salaries, interest, rent, etc. and deposited with the government on the behalf of the taxpayer। तो बेसिकली TDS क्या, नाम से ही समझ में आ रहा है, टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स। तो जहाँ से पैसा जनरेट हो रहा है सोर्स से ही पैसे को क्या कर दिया जा रहा है, टैक्स को कट कर दिया जा रहा है। जैसे आपको सैलरी मिलती है तो TDS काट के ही आपको सैलरी दी जाती है, एंड वो क्या करते हैं एम्प्लॉयर, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पेनल्टीज एंड स्क्रूटनी। पेनल्टीज़ की बात करें, अगर आप नॉन कॉम्प्लायंस करते हो विद टैक्स लॉ, मतलब जो भी गाइडलाइंस है आप उसको फॉलो नहीं करते हो टैक्स लॉज की, इंक्लूडिंग आपने जो रिटर्न आपको फाइल करनी थी उस डेट में आप फाइल नहीं कर रहे हो, लेट फाइल कर रहे हो और टैक्सेस की पेमेंट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, या तो आप फाइलिंग लेट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल 31 जुलाई इज़ द डेडलाइन, तो आप उसके बियॉन्ड पे कर रहे हो, ठीक है, बिलेटेड पे कर रहे हो,
या फिर आप टैक्स को पे नहीं कर रहे हो, तब आपके ऊपर क्या लगती है, पेनल्टीज लगती है एंड कुछ इंटरेस्ट चार्जेस लगते हैं। ठीक है, वो रेट्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जो इनकम टैक्स पढ़ते हैं उन्हीं को सिर्फ डिटेल में पढ़ना है, आपको बस आइडिया होना चाहिए। स्क्रूटनी एंड असेसमेंट, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंडक्ट स्क्रूटनी असेसमेंट टू वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इनकम डिक्लेरेशंस एंड क्लेम्स मेड बाय द टैक्स पेयर्स। तो जो भी टैक्स पेयर्स है, जो टैक्स पे कर रहा है, उसकी स्क्रूटनी की जाती है, देखा जाता है कि उसने जो भी कैलकुलेशन करी है वो सही करी है एंड कंप्लीट उसने डिक्लेयर किया है ये उसकी इनकम है। ठीक है, नेक्स्ट है रीसेंट रिफॉर्म्स। रीसेंट रिफॉर्म्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फेसलेस असेसमेंट एंड अपील्स टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस टैक्स पेयर्स ग्रीवेंसेस। फेसलेस असेसमेंट एंड अपील्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो बेसिकली टैक्स पेयर के जो भी दुखड़े हैं, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या फॉलो किया जाता है, फेसलेस असेसमेंट फॉलो की जाती है, वेयर टैक्स असेसमेंट्स आर कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली। तो फेसलेस का मतलब क्या होता है कि चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली की जा रही है, तो असेसमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली किया जा रहा है विदाउट इंटरेक्शन बिटवीन द टैक्स पेयर्स एंड द टैक्स अथॉरिटीज। Simplification and rationalization. Efforts are ongoing to simplify the income tax structure, reduce compliance burden and promote ease of doing business in India. तो बेसिकली टैक्स मतलब इनकम टैक्स पॉलिसीज़ में भी काम किया जा रहा है ताकि जो भी आपके इनकम टैक्स का जो स्ट्रक्चर है उसको आसान बनाया जाए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, मतलब जो भी बिजनेस आप कर रहे हो उसको करने में आसानी हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये अट्रैक्ट करेगा, और आपके जो कंप्लायंस है, जो गाइडलाइंस के जो बर्डन्स है आपको जो फॉलो करने हैं उसे भी थोड़ा इजी करने की कोशिश की जा रही है। कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या है, द इनकम टैक्स सिस्टम in India is dynamic, subject to legislative changes and plays a critical role in the country's fiscal policy framework। तो टैक्सेशन की बात करते हैं तो हमारे जो फिजिकल पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रेवेन्यू जनरेट होता है इससे एंड फर्दर इकोनॉमिक गवर्नेंस। टैक्स कंप्लायंस एंड टाइमली फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स आर एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेस। तो टैक्स जो भी गाइडलाइंस उसको फॉलो करना या फिर जो रिटर्न्स है उसे भी टाइमली फाइल करना इज इम्पॉर्टेंट टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशंस डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ताकि हमारे नेशन का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो आज की टॉपिक हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट डे वी विल बी कवरिंग कॉर्पोरेट टैक्सेशन इन इंडिया। So thank you so much student for watching this lecture. We'll meet you in the next class.